असफलता को मार्ग का एक मोड़ समझना चाहिए, ना कि मार्ग की समाप्ति। नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस हिंदी कहानी प्रश्नोत्तरी में। और साथ ही इस वर्ष के समापन पर और नव वर्ष के आगमन पर भी आपको मैं दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सबने जो अपने मन में लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसे पाने में आप अवश्य सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो देखिए, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि शॉर्ट स्टोरी का जन्मदाता किसे माना जाता है। कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, तो हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर कहानी क्या है। सबसे पहले यह बात जानना जरूरी हो जाता है ना। छोटी कहानी, लंबी कहानी, शॉर्ट कहानी, लॉन्ग स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी। तो कहानी एक प्रकार की वह रचना होती है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या एक पक्ष को दिखाया जाता है। लेखक या कोई कहानीकार जब अपनी लेखनी के जरिए जीवन के किसी एक अंग को या एक पक्ष को दिखाता है तो उसे ही हम कहानी कहते हैं। राइट। अब कहानी कैसी होनी चाहिए? देखिए, एक तो कहानी जो जब शुरू की जाती है तो उसकी जितनी भी घटनाएं रहती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए कहानी। और अगर उसमें मुहावरेदार उसकी भाषा हो तो बहुत अच्छी रहती है ना। समझने योग्य होनी चाहिए, आसान शब्दों में। और साथ ही जो कहानी के पात्र हैं वे भी क्रमबद्ध होने चाहिए। और अंत में कहानी का कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए, कोई ना कोई शीर्षक निकलना चाहिए। राइट। कोई ना कोई उपदेश, कोई ना कोई अ, हमें इस तरह का संदेश मिलना चाहिए, वही कहानी होती है रियल मायनों में। ओके। तो यहाँ पे पूछा है कि छोटी कहानी यानी कि शॉर्ट स्टोरी का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्या मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है, या फिर एडगर एलन पो को माना जाता है, या जयशंकर प्रसाद जी को, या रेवरेंड जे न्यूटन को माना जाता है? कौन सा विकल्प सही होगा? तो शॉर्ट स्टोरी का जन्मदाता माना जाता है एडगर एलन पो को। राइट। एडगर एलन पो एक अमेरिकी कहानीकार रहे हैं। अमेरिकी कहानीकार। यदि इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा ना कि शॉर्ट स्टोरी का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो सही उत्तर होगा एडगर एलन पो। और यदि पूछा जाए कि हिंदी में छोटी कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तब होगा आपका मुंशी प्रेमचंद ने। राइट। तो आगे हम देखेंगे और ज्यादा जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी का आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है हिंदी कहानी का आरंभ? क्या 1900 ईस्वी से, 1909 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से, या फिर 1871 ईस्वी से? हिंदी कहानी का आरंभ माना जाता है 1900 ईस्वी से। विकल्प एक सही उत्तर। 1900 ईस्वी से, यानी कि देखिए, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। राइट। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष के साथ ही हिंदी कहानी का आरंभ भी माना जाता है। और हिंदी कहानी के विकास में इन पत्रिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, रोल रहा है। तीसरा प्रश्न है, शुरुआती समय में कहानी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था? शुरुआती समय में किस्सा कहा जाता था, गल्प कहा जाता था, आख्यायिका कहा जाता था, या फिर ये सभी उपयुक्त सभी, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता था? तो बिल्कुल सही, विकल्प 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा, गल्प, आख्यायिका, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, या ये शब्द प्रयोग में लाए जाते थे। प्रश्न 4, हिंदी कहानी से संबंधित पत्रिका कौन सी रही है? हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रिकाएं कौन कौन सी रही हैं बताना है। क्या सरस्वती पत्रिका, इंदु पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, माधुरी, विशाल भारत, या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर विकल्प 6 सही उत्तर होगा। ये सभी पत्रिकाएं हिंदी कहानी से संबंधित पत्रिकाएं रही हैं और इन सब ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, आपको पता है। राइट। सरस्वती पत्रिका 1900 में,
और मर्यादा पत्रिका की बात करें तो 1911 में आई यह पत्रिका, है ना। माधुरी पत्रिका 1922 में, विशाल भारत 1928 में। इंदु पत्रिका कब आई आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी मेरे माइंड से निकल गई है यह बात, राइट। बाकी इन सब पत्रिकाओं का ये प्रकाशन वर्ष रहा है और इन सब पत्रिकाओं ने कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है। कहानियां जब भी लिखी जाती थी किसी भी लेखक कहानीकार के द्वारा, तो इन सब पत्रिकाओं में छपती रही हैं कहानियां। हिंदी में शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटी कहानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस कहानीकार ने किया? जयशंकर प्रसाद ने, मुंशी प्रेमचंद ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? ये सभी महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। तो बताना है कि हिंदी में शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटी कहानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस कहानीकार ने किया? तो वे थे मुंशी प्रेमचंद जी, राइट। मुंशी प्रेमचंद जी का एक कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से, सोजे वतन नाम से आया था 1908 में, और कहा जाता है कि इसी कहानी संग्रह की भूमिका में मुंशी प्रेमचंद ने छोटी कहानी शब्द का प्रयोग किया था, और ये कहना रहा है आलोचक गोपाल राय का, राइट। गोपाल राय के अनुसार, गोपाल राय कहते हैं कि सोजे वतन कहानी संग्रह में मुंशी प्रेमचंद ने पहली बार छोटी कहानी शब्द का प्रयोग किया था, और इसीलिए मुंशी प्रेमचंद को ही हिंदी में छोटी कहानी का जन्मदाता भी माना जाता है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? महत्वपूर्ण कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। विकल्प है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में, मर्यादा पत्रिका में, विशाल भारत पत्रिका में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी यह माधवराव स्प्रे की महत्वपूर्ण कहानी है, माधवराव स्प्रे की, राइट, महत्वपूर्ण कहानी है। और यह कहानी प्रकाशित हुई थी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में, कब? 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो माधवराव स्प्रे की है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, राइट। तो आपने याद रखना है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के कितने चरण माने जाते हैं? हिंदी कहानी की विकास यात्रा के कितने चरण माने जाते हैं बताना है, 1, 3, 2 या फिर 5। तो देखिए, हिंदी कहानी की विकास यात्रा के 5 चरण माने जाते हैं, राइट। कौन कौन से? एक माना जाता है 1900 से लेकर 1915 तक का समय, 1900 से 1915 तक का समय, इस तरह से लिखूंगी मैं, जिसे प्रेमचंद पूर्व युग कहा जाता है, प्रेमचंद पूर्व युग कहा जाता है, राइट। दूसरा चरण माना जाता है प्रेमचंद प्रसाद युग, इकट्ठा ही, उसको 1915 से लेकर 1936 तक माना है। इसमें प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद युग दोनों को इकट्ठा ही रखा है, राइट। और जो तीसरा चरण है हिंदी कहानी की विकास यात्रा का, उसे जाना जाता है उत्तर प्रेमचंद युग के नाम से, जो 36 से लेकर यानी कि 1936 से लेकर 1955 ईस्वी तक माना जाता है, 1955 ईस्वी तक माना जाता है, और इसे कहा जाता है उत्तर प्रेमचंद युग, उत्तर प्रेमचंद युग, राइट। इसके बाद फिर नई कहानी आंदोलन या नई कहानी का समय आता है 1956 से 60 के बीच में, राइट। इसे नाम दिया है नई कहानी, नई कहानी। फिर इसके बाद 1960 से आगे, 1960 से आगे, राइट, इस तरह से लिखती हूँ, 1960 से आगे फिर नई कहानी के परवर्ती आंदोलन चलते हैं, नई कहानी के परवर्ती आंदोलन, आप समझ जाना, राइट। इस तरह से कितने माने गए हैं? 5 चरण माने गए हैं हिंदी कहानी की विकास यात्रा के, राइट। प्रेमचंद पूर्व युग 1900 से 1915 ईस्वी,
प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 से 1936 ईस्वी, उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से 1955 ईस्वी, नई कहानी 1956 से 1960 ईस्वी और नई कहानी के परवर्ती आंदोलन 1960 से आगे का समय। तो इस तरह से हिंदी कहानी की विकास यात्रा के चरणों को 5 चरणों में बांटा जाता है, आपने याद रखना है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। महत्वपूर्ण कथन है। किस विद्वान का कथन है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है? क्या नामवर सिंह का, गोपाल राय का, रामविलास शर्मा का या फिर डॉक्टर बचन सिंह का? तो देखिए, नामवर सिंह का यह कहना रहा है कि कहानी होती तो छोटी है लेकिन बड़ी बात करती है, यानी कि छोटे मुंह बड़ी बात करती है। नामवर सिंह सही उत्तर होगा। हिंदी की पहली ऐसी कहानी जिसमें फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति शैली या यूं कहें कि तकनीक का प्रयोग किया गया है, वह कौन सी कहानी है? क्या दुलाई वाली कहानी, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी या फिर 11 वर्ष का समय? ये सभी की सभी बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानियां रही हैं। और जो फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई कहानी है हिंदी की सबसे पहली, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? उसने कहा था। विकल्प 2 सही उत्तर, राइट। उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था। और यह कब आई थी प्रकाशित में? 1915 में। 1915 में यह प्रकाशित हुई थी यह कहानी, राइट। उसने कहा था कि तेरी कुड़माई हो गई है ना। अगर आप सबने इस कहानी को अच्छे से सुना है, देखा है, पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे। अब देखा है कहने से मतलब ये है कि इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है ना। धारावाहिक के तौर पर आप इसे टेलीविजन पर देख सकते हैं। आजकल तो अपने मोबाइल पर ही आप देख सकते हैं। तो इस तरह से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी ऐसी कहानी है हिंदी की पहली जिसे फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध बांग्ला कहानी है जिसका नाम है बिंदुर छैले। उसका प्रभाव हिंदी की किस कहानी में हमें देखने को मिलता है? उसने कहा था, इंदुमती, रक्षाबंधन या फिर ताई कहानी पर? तो देखिए, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है ताई, जिसे हिंदी में मील का पत्थर भी माना जाता है। ताई कहानी को हिंदी में मील का पत्थर भी कहा जाता है या माना जाता है। और 1913 में इनका कहानी संग्रह आया था, कहानी संग्रह, जिसका नाम है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन नाम से इनकी कहानी भी है एक और, रक्षाबंधन। उसी में यह कहानी संकलित है ताई। और किसकी कहानी है यह? विशंभर नाथ शर्मा की कहानी है, जिसपे माना जाता है कि जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है प्रसिद्ध बांग्ला कहानीकार, उनकी कहानी बिंदुर छैले का प्रभाव पड़ा है, राइट। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। और उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण बृहद रूप देखने का प्रयास नहीं किया जाता। जैसे हम देखते हैं ना कि उपन्यास में मानव जीवन के, किसी भी मानव के जीवन के संपूर्ण जीवन को दिखाया जाता है ना, एक बड़े स्तर पर, जबकि कहानी में उस जीवन का एक अंश दिखाया जाता है। ओके, तो यह कहना या यह कथन किसका है? क्या नामवर सिंह का, प्रेमचंद का, गोपाल राय का या फिर बचन सिंह का? बताना है कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्हें कहानी सम्राट कहा जाता है, ओके, इन्हीं का यह कथन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंग महिला के नाम से किस कहानीकार को जाना जाता है? बंग महिला, महत्वपूर्ण महिला कहानीकार है यह। क्या राजेंद्र बाला घोष को, कृष्णा सुब्बती को, ममता कालिया को, या इनमें से कोई नहीं? तो आप समझ गए होंगे कि राजेंद्र बाला घोष हिंदी की ऐसी महिला कथाकार हैं, कहानीकार हैं, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 13 है, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद की तरह ही आसपास की जिंदगी से कहानी के विषय लिए हैं और पारिवारिक समस्या, बाल विवाह, पर्दा, दहेज प्रथा आदि का अंकन किया है।
बताना है यह कथन किस आलोचक का है, क्या गोपाल राय का, रामचंद्र तिवारी का, बचन सिंह का या फिर राजेंद्र यादव का। तो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद की तरह ही आसपास की जिंदगी से कहानी के विषय लिए हैं। यह कहना है रामचंद्र तिवारी का। विकल्प 2 सही उत्तर। ओके, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की तुलना यहाँ पर प्रेमचंद जी से की है इन्होंने, कि जिस तरह प्रेमचंद ने पारिवारिक समस्याओं को उठाया है अपनी कहानी में, बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा हो गया, तो उसी तरह से विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने भी अपनी कहानियों में वो विषय उठाए हैं। ओके, तो यह मानना, यह कहना है रामचंद्र तिवारी का। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी है? मुंशी प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी के बारे में पूछा है कि कौन सी है। क्या सोत कहानी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा या बड़े घर की बेटी? तो देखिए, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी मानी जाती है सौत। राइट, यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में। और यदि बात करें पंच परमेश्वर की, तो यह 1916 में प्रकाशित हुई थी, पंच परमेश्वर। और पंच परमेश्वर को डॉक्टर बचन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है। राइट, डॉक्टर बचन सिंह के अकॉर्डिंग पंच परमेश्वर पहली है, जबकि सौत कहानी को सर्वमान्य मतानुसार मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी माना जाता है। और नमक का दरोगा, इसकी बात करें तो यह 1913 में प्रकाशित हुई थी। नमक का दरोगा 1913 ईस्वी में। और साथ ही आपके बड़े घर की बेटी, यह 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक उर्दू पत्रिका निकली थी, देखिए, उर्दू पत्रिका जिसका नाम था जमाना। जमाना, उर्दू पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई थी आपकी मुंशी प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी कहानी 1910 ईस्वी में। राइट, तो ये तथ्य आपने याद रखने हैं। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह किसे माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से बताना है सही उत्तर। क्या छाया को, सोजे बदन को, सप्त सरोज को या प्रतिध्वनि को? तो देखिए, हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है छाया कहानी संग्रह को। छाया कहानी संग्रह यह है जयशंकर प्रसाद का, जो 1912 में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है छाया, और इसे ही हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। राइट, जबकि सोजे बतन की बात करें तो यह कहानी संग्रह है 1908 ईस्वी का। यह उर्दू कहानी संग्रह है मुंशी प्रेमचंद का। उर्दू कहानी संग्रह प्रेमचंद का, जो कब प्रकाशित हुआ? 1908 में, सोजे बतन। राइट, सप्त सरोज यह कहानी संग्रह मुंशी प्रेमचंद का ही है, जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था 1917 ईस्वी में। हिंदी कहानी संग्रह है यह। राइट, और प्रतिध्वनि यह प्रसाद का, यानी कि जयशंकर प्रसाद का ही कहानी संग्रह है 1926 ईस्वी का। यानी कि कहने का अभिप्राय यह कि जयशंकर प्रसाद के ये दो कहानी संग्रह हैं, छाया और प्रतिध्वनि। छाया 1912 में प्रकाशित हुआ और प्रतिध्वनि 1926 में, जबकि सोजे बदन मुंशी प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है 1908 में प्रकाशित हुआ, और सप्त सरोज 1917 में प्रकाशित हुआ। हिंदी का कहानी संग्रह है, इनका प्रथम हिंदी कहानी संग्रह है मुंशी प्रेमचंद का। राइट, तो सर्वमान्य मतानुसार हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह छाया को। कहानी से संबंधित नेक्स्ट कथन देखिए कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन किसका है बताना है। क्या जयशंकर प्रसाद का, मुंशी प्रेमचंद का, रामचंद्र तिवारी का, ये डॉक्टर बचन सिंह का? किसका कहना होगा यह कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है? तो यह कहना है हमारे जयशंकर प्रसाद जी का। राइट, विकल्प 1 सही उत्तर। नेक्स्ट कथन देखिए कहानी के ही संबंध में। अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथानकों के बावजूद प्रसाद हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं। अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथानकों के बावजूद भी प्रसाद हिंदी के प्रथम
पहले सफल कहानीकार है, यह मानना किस आलोचक का है? क्या रामचंद्र तिवारी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, राजेंद्र यादव का या जयशंकर प्रसाद का? तो देखिए यह कहना रहा है हमारे राजेंद्र यादव जी का। ये भी कहानीकार रहे हैं राजेंद्र यादव जी, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के संबंध में इनका यह कहना रहा है कि कल्पित कथनकों के बावजूद और अतिरिक्त रोमानी वातावरण के बावजूद भी प्रसाद हिंदी के पहले सफल कहानीकार रहे हैं। विकल्प 3 यहाँ पर सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? बताना है। अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक क्या गंगा प्रसाद बिमल, महीप सिंह, कमलेश्वर या राकेश वत्स? तो देखिए अकहानी आंदोलन जिसे साठोतरी कहानी, साठोतरी मतलब 1960 के बाद की, या फिर समकालीन कहानी, समकालीन कहानी या साठोतरी कहानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्रवर्तक रहे हैं गंगा प्रसाद विमल और 1960 में यह आंदोलन चला था। जबकि महीप सिंह की बात करें तो ये सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक महीप सिंह और कमलेश्वर ये रहे हैं समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। और राकेश वत्स ये रहे हैं आपके सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक, सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राकेश वत्स जी। राइट, कब चला था यह अकहानी आंदोलन? 1960 में। और महीप सिंह द्वारा सचेतन कहानी 1964 में, और उसी तरह से कमलेश्वर द्वारा समांतर कहानी 1972 में, तथा राकेश वत्स द्वारा 1979 में सक्रिय कहानी आंदोलन चलाया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट है नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। अब यहाँ पर नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक पूछा है, तो देखिए नई कहानी 1954 में चला था यह आंदोलन। राइट, और इसमें रहे हैं ये तीनों, राजेंद्र यादव भी, मोहन राकेश भी और कमलेश्वर भी। यहाँ पर विकल्प 4 उत्तर सही होगा। ये सभी नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं और इनको शॉर्ट में कहा जाता है लेखक त्रयी। क्या कहा जाता है? लेखक त्रयी। ये तीनों लेखक नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं और यह आंदोलन कब चला था? 1954 ईस्वी में। राइट, तो याद रखना है। प्रश्न 20 देखिए, कहानी के कितने तत्व होते हैं? बताना है। कहानी के कितने तत्व होते हैं? क्या 2, 6, 4 या फिर 5? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि कहानी के 6 तत्व होते हैं। राइट, देखिए कथा वस्तु, कथा वस्तु पहला तत्व हो गया। पात्र या चरित्र चित्रण दूसरा तत्व हो गया। राइट, तीसरा तत्व माना जाता है कहानी का वातावरण। राइट, और चौथा तत्व माना जाता है संवाद या कथोपकथन, संवाद या कथोपकथन। और पांचवा तत्व होता है कहानी का भाषा शैली, भाषा शैली। और छठा तत्व होता है उद्देश्य। ओके, कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य, ये 6 तत्व कहानी के महत्वपूर्ण माने जाते हैं और किसी भी कहानी में यह होने ही चाहिए। देखिए कहानी का शाब्दिक ही अर्थ होता है कहना, है ना? कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है कहना और विशिष्ट अर्थ में किसी घटना या जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन करना ही कहानी कहलाता है। ओके, तो आपने याद रखना है। निम्न में से किस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है? विकल्प है रोज, पिपथगा, जिज्ञासा या हजामत का साबुन। तो आपने रोज कहानी अवश्य सुनी होगी। यह कहानी अगेय जी की है, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी की, जिनका बचपन का नाम था सच्चा। क्या नाम था इनके बचपन का? सच्चा नाम था। राइट, और इन्हीं की कहानी रही है रोज, जो बाद में फिर गैंग्रीन कहानी के नाम से प्रकाशित हुई थी, गैंग्रीन कहानी के नाम से।
ओके, यही कहानी। और विपथगा इनका पहला काव्य संग्रह, कहानी संग्रह माना जाता है, सॉरी, विपथगा कहानी संग्रह जो 1937 में प्रकाशित हुआ था, और इसी में यह रोज कहानी संकलित है। ओके, विपथगा कहानी संग्रह में। और जिज्ञासा कहानी की बात करें तो जिज्ञासा इनकी पहली कहानी मानी जाती है, अज्ञेय जी की पहली कहानी जिज्ञासा। और हजामत का साबुन, यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है, अंतिम कहानी हजामत का साबुन अज्ञेय जी की। ओके, तो ये कुछ तथ्य हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आपने याद रखने हैं। और यदि पूछा जाए अज्ञेय जी की अधूरी कहानी, तो अधूरी कहानी है इनकी गृह त्याग नाम से, गृह त्याग, यह अज्ञेय जी की अधूरी कहानी रही है। जैसे कई बार पूछा भी जाता है कि मंगलसूत्र किसकी कहानी है ना, अधूरी कहानी, प्रेमचंद की कौन सी अधूरी कहानी है, या जयशंकर प्रसाद की कौन सी अधूरी कहानी है, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो गृह त्याग है आपके अज्ञेय जी की अधूरी कहानी। अज्ञेय के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका बचपन का नाम था सच्चा, और ये ललित निबंधकार के नाम से बड़े विख्यात रहे हैं। और जब निबंधकार के तौर पर ये हिंदी साहित्य में कुटी चातन के नाम से जाने जाते हैं। यदि एज अ निबंधकार अज्ञेय जी की बात करूं तो कुटी चातन के नाम से जाने जाते हैं यह निबंधकार के तौर पर। और रचनाकार के नाम के तौर पर इनको कहा जाए तो अज्ञेय, राइट, अज्ञेय के नाम से जाने जाते हैं ये। और अज्ञेय इनको नाम दिया था किसने, जिनेंद्र कुमार ने, जिनेंद्र कुमार जो कहानीकार हैं, और मुंशी प्रेमचंद जी, इन्होंने ही इसे अज्ञेय नाम दिया था, सच्चिदानंद हीरानंद को, राइट, जो इनके रचनाकार के तौर पर बड़ा प्रसिद्ध हुआ। और प्रयोगवाद एवं नई कविता का शलाका पुरुष इनको कहा जाता है। साहित्य जगत में ये बड़े ही प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं, और इन्हें कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय जी को, राइट। तो ये कुछ बातें याद रखनी है अज्ञेय जी के बारे में आपने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों का प्रवर्तक किसे माना जाता है, बताना है। विकल्प हैं अज्ञेय, जिनेंद्र, इलाचंद्र जोशी या यशपाल। देखिए, मनोवैज्ञानिक कहानियों का प्रवर्तक पूछा है, यूं तो ये सभी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार रहे हैं, लेकिन यदि पूछा जाए प्रवर्तक किसे माना जाता है मनोवैज्ञानिक कहानियों का, तो वे होंगे आपके इलाचंद्र जोशी। विकल्प 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा, राइट। कैसे, क्योंकि इन्होंने जीवन की उपेक्षित, कुंठित, है ना, पीड़ित और परिस्थितियों के चंगुल में फंसे ऐसे विवश और असहाय पात्रों को लेकर उनके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है अपनी कहानियों में, इलाचंद्र जोशी जी ने। तो इसीलिए ये क्या माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। कहानी के संबंध में नेक्स्ट कथन देखिए कि इन्होंने, यानी कि किन्होंने, इलाचंद्र जोशी ने, इलाचंद्र जोशी के बारे में यह कथन है, राइट। जिनेंद्र और अज्ञेय की अपेक्षा जीवन की फांक को समतल फैलाव की दिशा में नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर लंबवत तराशा है। वह भीतर से भीतर की ओर उतरे हैं और चेतन, अवचेतन, उपचेतन के अनेक अप्रीतिकर स्तरों का उद्घाटन भी इन्होंने किया है। बताना है यह कथन किस विद्वान का है, क्या गोपाल राय का, बचन सिंह का, राजेंद्र यादव का, या मधुरेश का। तो देखिए, इलाचंद्र जोशी के संबंध में यह कथन है राजेंद्र यादव का। विकल्प 3 सही उत्तर, कि इन्होंने जिनेंद्र और अज्ञेय की अपेक्षा जीवन की फांक को समतल फैलाव की दिशा में नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर लंबवत तराशा है। राजेंद्र यादव का कथन है इलाचंद्र जोशी के बारे में। नेक्स्ट है मुस्लिम पात्रों पर केंद्रित सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कहानीकार कौन हैं, जिन्होंने ज्यादातर अपनी कहानियों का पात्र मुस्लिम वर्ग को ही बनाया है, बताना है। प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, यशपाल, या फिर ये सभी। तो देखिए जी, इन सभी ने, यानी कि प्रेमचंद ने भी, अमृतलाल नागर ने भी, और यशपाल ने भी, इन तीनों ने ज्यादातर अपनी कहानियों में मुस्लिम पात्रों को ही केंद्र में रखा है। ओके, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुस्लिम पात्रों पर केंद्रित सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कहानीकार हैं
प्रेमचंद, अमृतलाल नागर और यशपाल। इसी तरह कहानियों के संदर्भ में नेक्स्ट कथन देखिए कि यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियां लिखी। राइट, क्या लिखा है कि यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियां लिखी और उन्होंने समाज के परंपरागत मूल्यों और रूढ़ियों के विरुद्ध व्यंग्य और मुक्ति के हथियारों से तीखे प्रहार किए। यह कथन किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का, मधुरेश का, बचन सिंह का या राजेंद्र यादव का? तो यह कथन रहा है राजेंद्र यादव का ही। विकल्प 4 सही उत्तर। ओके, यशपाल के बारे में है कि इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियां लिखी हैं। जिनेंद्र के संबंध में कथन देखिए। कहानीकार जिनेंद्र के बारे में लिखा है कि जिनेंद्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। यह कहना किसका है? राजेंद्र यादव का, मधुरेश का, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल या गोपाल राय? बताना है। जिनेंद्र कुमार, जिन्होंने मानव जीवन दर्शन को बड़ी बारीकी से देखा है और इन पर फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद और गांधी तथा भारतीय दर्शन का भी प्रभाव माना जाता है। राइट, जिनेंद्र कुमार पर। और इन्होंने अपनी कहानियों में मानव मन की सूक्ष्म परतों का उद्घाटन किया है, आपने याद रखना है। और जिनेंद्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं, यह कहना रहा है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का। विकल्प 3 यहां पर सही उत्तर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। इटली के विदेशी परिवेश और विदेशी पात्रों के बावजूद क्रांति और अहिंसा की बहस को केंद्र में रखती हुई जिनेंद्र की कहानी कौन सी है? परिवेश यहां पर बता दिया है, विषय वस्तु कहानी की कि इटली के विदेशी परिवेश को दिखाया है और साथ ही विदेशी पात्र भी रखे हैं इस कहानी में। इसके बावजूद भी इसमें अहिंसा की बहस को और ज्यादा उभारा गया है, केंद्र में रखा गया है। तो जिनेंद्र कुमार की यह कहानी किस नाम से जानी जाती है? स्पर्धा नाम से, फांसी नाम से, नीलम देश की राजकन्या या फिर तत्सत नाम से? तो यह कहानी है जिनेंद्र कुमार की स्पर्धा। विकल्प 1 सही उत्तर। ओके, इसी में इटली के विदेशी परिवेश को दिखाया गया है। और साथ ही जो आपकी फांसी है जिनेंद्र कुमार की दूसरी कहानी, ये सभी कहानियां जिनेंद्र कुमार की ही है यहाँ पर रखी हुई। तो फांसी कहानी में इन्होंने पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा और एक क्रांतिकारी शमशेर की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। पुलिस अधिकारी की बेटी होती है जुलेखा नाम से, जुलेखा, और एक क्रांतिकारी होते हैं शमशेर। इन दोनों की प्रेम कहानी है फांसी कहानी में। ओके, और नीलम देश की राजकन्या तथा तत्सत, ये दोनों इनकी कैसी कहानियां हैं? प्रतीकात्मक कहानियां हैं। प्रतीकात्मक कहानियां हैं जिनेंद्र कुमार की, नीलम देश की राजकन्या और तत्सत। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सही या संगत है, मिलाना है यहां पर। अकहानी आंदोलन किसने चलाया? तो पहले भी हमने देखा, गंगा प्रसाद विमल ने अकहानी आंदोलन चलाया है। कब चलाया है? 1960 में। 1960 ईस्वी में अकहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल द्वारा चलाया गया। और सचेतन कहानी आंदोलन चलाया गया महीप सिंह के द्वारा। कब? 1964 में, 1964, 1964 में। इसी तरह से सहज कहानी आंदोलन चलाया गया अमृत राय के द्वारा। ओके, कब चलाया गया? 1968 में, 1968 ईस्वी में। और बचता है हमारे पास समांतर कहानी आंदोलन, तो यह चलाया है कमलेश्वर ने। कब? 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण आंदोलन थे जो कहानी के संबंध में चले, और ये इनके प्रवर्तक और साथ ही इनके जो वर्ष रहे हैं कि कब यह आंदोलन चलाया गया। राइट, तो इस तरह से ये सही संगत हो गए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न, जो कि एक कथन है कि अपने शुरू के जीवन में प्रेमचंद को पढ़ा, इनसे प्रभाव ग्रहण किया। प्रसाद को मैंने तब पढ़ा जब प्रेमचंद का प्रभाव कहीं गहरे बैठ गया था। यह कथन किस कहानीकार का है? राजेंद्र यादव का, मधुरेश का, निर्मल वर्मा का या उपेंद्र नाथ अश्क का? तो देखिए, कहानीकार उपेंद्र नाथ अश्क जी ने यह अपने संबंध में यहाँ पर लिखा है कि मैंने अपने शुरू के जीवन में मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, इनसे प्रभाव ग्रहण किया और बाद में मैंने प्रसाद को पढ़ा जब तक मुंशी प्रेमचंद का प्रभाव मेरे दिल में कहीं गहरे बैठ गया था।
तो उपेंद्र नाथ अश्क का यह कथन है। नई कहानी की विशेषता बतानी है कि नई कहानी की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल देती है नई कहानी, बिल्कुल सही। नारी पुरुष के संबंधों में आया महत्वपूर्ण बदलाव नई कहानी में देखा जा सकता है, बिल्कुल सही। यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या करती है नई कहानी और जीवन का यथार्थ बोध सिद्ध कराती है, बिल्कुल सही। और शहरी मध्य वर्ग के जीवन का संत्रास, अकेलापन, अजनबीपन और निरर्थकता बोध, ये सभी नई कहानी की विशेषताएं हैं। तो विकल्प 5 यहां पर सही उत्तर होगा, राइट। देखिए कि नई कहानी किस तरह की अपनी विशेषता बताती है, किस तरह से हमारे सामने आई है नई कहानी। तो ये सब गुण रहे हैं या विशेषताएं रही है नई कहानी की। सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती। यह कथन किसका है? मोहन राकेश का, मधुरेश का, राजेंद्र तिवारी का या नामवर सिंह का? तो देखिए, सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती। यह कहना रहा है डॉक्टर नामवर सिंह का। ओके, किसके बारे में? भीष्म साहनी जी के बारे में। तो आपने याद रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट कथन देखिए, रेणु की कहानियां पढ़कर ऐसा लगता है कि जीवन जीने योग्य है और यह संसार त्याज्य नहीं बल्कि ग्राह्य है। यह कथन किसका है? बताना है। नामवर सिंह का, मोहन राकेश का, हरिकृष्ण कौल का या रामचंद्र तिवारी का? ओके, कि रेणु की कहानियां पढ़कर लगता है कि यह जीवन जीने योग्य है, यह संसार त्याज्य नहीं बल्कि ग्राह्य है। तो यह कहना रहा है हरिकृष्ण कौल जी का। ओके, विकल्प 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों के संबंध में यह कथन दिया है हरिकृष्ण कौल ने। नेक्स्ट कथन देखिए, मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलती लोगों की कहानियां हैं। अपनी ही कहानियों के संबंध में यह किसने कहा है? क्या हरिकृष्ण कौल ने, मोहन राकेश ने, रामचंद्र तिवारी ने या नामवर सिंह ने? तो अपनी ही कहानियों के संबंध में कि मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलती लोगों की कहानियां हैं, यह कहना है कहानीकार मोहन राकेश जी का। ओके, विकल्प 2 सही उत्तर। नेक्स्ट कथन देखिए, अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है और वही सादगी और वही सफाई इसमें पाई जाती है। पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र तिवारी, मोहन राकेश, नामवर सिंह या राजेंद्र यादव? अमरकांत की भाषा के बारे में लिखा है कि प्रेमचंद की परंपरा का इनमें अद्यतन विकास देखने को मिलता है। जैसे प्रेमचंद की भाषा में, कहानियों में सादगी और सफाई थी, वैसे ही अमरकांत की भाषा में भी हमें देखने को मिलती है और पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है, राइट। तो यह किस कहानीकार का कथन है? ये कहानीकार भी रहे हैं और आलोचक भी रहे हैं, देखिए एक दूसरे के, तो बताना है। तो यह है नामवर सिंह का। विकल्प 3 सही उत्तर होगा। यहाँ पर नामवर सिंह ने ही अमरकांत के संबंध में यह कथन दिया है। नेक्स्ट कथन देखेंगे, कृष्ण बलदेव वैद्य को जटिल मनोवैज्ञानिक यथार्थ और महानगरीय जीवन बोध का कहानीकार किसने कहा है? प्रश्न है, यह कथन नहीं है, राइट। कि कृष्ण बलदेव वैद्य को जटिल मनोवैज्ञानिक यथार्थ और महानगरीय जीवन बोध का कहानीकार कहा जाता है, लेकिन यह कहा किसने है? क्या नामवर सिंह ने, मोहन राकेश ने, मधुरेश ने या रामचंद्र तिवारी ने? तो देखिए, कृष्ण बलदेव वैद्य को क्या कहा है? जटिल मनोवैज्ञानिक यथार्थ और महानगरीय जीवन बोध का कहानीकार कहा है रामचंद्र तिवारी जी ने। विकल्प 4 यहां पर होगा सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन मानी जाती है? हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार, क्या बंग महिला, शिवरानी देवी, कमला चौधरी या सुमित्रा कुमारी सिन्हा? तो देखिए जी, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार मानी जाती है बंग महिला। ओके, विकल्प 1 सही उत्तर। आगे देखिए, मृदुला गर्ग प्रेम और काम संबंधों का आधुनिक दृष्टि से खुला विश्लेषण करने वाली एक सशक्त महिला कथाकार है। यह कथन किसका है? बताना है। मोहन राकेश का,
नाम बरसिंहाकार, रामविलास शर्मा, रामचंद्र तिवारी। मृदुला गर्ग जो कहानीकार रही हैं, लेखिका रही हैं हिंदी साहित्य की, तो इनके संबंध में यह कथन किसका है? तो रामचंद्र तिवारी जी का ही यह कथन है। विकल्प 4 सही उत्तर कि मृदुला गर्ग प्रेम और काम संबंधों का आधुनिक दृष्टि से खुला विश्लेषण करने वाली एक सशक्त महिला कथाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक कोढ़ी, एक अंधे और एक भिखारिन की प्रेम कहानी कौन सी कहानी में है? वाह, एक कोढ़ी, एक अंधे और एक भिखारिन की प्रेम कहानी है, किस में है? इमारत ढहाने वाले, अतिथि देवो भव, दो दुखों का एक सुख या फिर बदबू। बताना है कि कौन सी कहानी का यह केंद्रीय विषय है। एक कोढ़ी, एक अंधे और एक भिखारिन की प्रेम कहानी। तो देखिए जी, दो दुखों का एक सुख, यह कहानी। ओके, दो दुखों का एक सुख इस कहानी के अंतर्गत कही गई है। इन तीनों की यह प्रेम कहानी, और यह कहानी है शैलेश मटियानी की। शैलेश मटियानी कहानीकार रहे हैं। इन्हीं की लिखी हुई कहानी है दो दुखों का एक सुख, जिसमें एक कोढ़ी, एक अंधे और एक भिखारिन की प्रेम कहानी कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण अंचल में स्त्रियों की खरीद फरोख्त पर आधारित कहानी कौन सी है? देखिए, क्या केंद्रीय विषय है कहानी का? जो ग्रामीण अंचल होता है उसमें स्त्रियों को खरीदा और बेचा जाता है। तो इस तरह की कहानी कौन सी है? क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हथियारे, तमगे या फिर सुरंग नाम से? तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र विकल्प 1 सही उत्तर होगा। और किसकी कहानी है यह? दूधनाथ सिंह की। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, महत्वपूर्ण कहानी, जिसमें कि ग्रामीण अंचल में स्त्रियों की खरीद फरोख्त की कथा कही गई है। राइट, दूधनाथ सिंह की कहानी है यह। नेक्स्ट है, ठेस, पंचलाइट और रोज कहानियों के लेखक कौन है? ठेस कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है, पंचलाइट भी, और रोज कहानी भी, जो बाद में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित होती है। बताना है इन कहानियों के कहानीकार कौन है? क्या रेणु जी हैं, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या कमलेश्वर? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं ठेस, पंचलाइट और रोज नाम की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार की समस्या को उकेरती एक व्यंग्यात्मक कहानी कौन सी है? जो व्यवस्था रहती है, राजनीतिक व्यवस्था, उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार होता है, तो इस तरह की समस्या को दिखाने वाली और व्यंग्यात्मक कहानी कौन सी है? क्या भोला राम का जीव, नेक्स्ट है लॉर्ड इथरली, डिप्टी कलेक्टर या मैं हार गई? राइट, बताना है। तो देखिए जी, व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार की समस्या को उकेरती एक व्यंग्यात्मक कहानी है हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखी हुई भोला राम का जीव। किसकी कहानी है यह? हरिशंकर परसाई जी की। ओके, याद रखना है। और नेक्स्ट, क्लाड इथरली और डिप्टी कलेक्टर में हार गई, ये कहानियां किसकी हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं इनके कहानीकारों के नाम। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल, फिर 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली, या फिर पहले दुलाई वाली कहानी होगी, फिर प्लेग की चुड़ैल, फिर एक टोकरी भर मिट्टी और फिर 11 वर्ष का समय। तो इस तरह से आगे पीछे करके ये विकल्प हैं। तो सबसे सही विकल्प होगा विकल्प 1। कैसे, बताते हैं। देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव स्प्रे की कहानी है यह। राइट, 1901 में इसका प्रकाशन हुआ था, माधवराव स्प्रे की, है ना। 1901 में इसका प्रकाशन हुआ था और यह छत्तीसगढ़ पत्रिका में, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी। कौन? एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव स्प्रे की। और इसके अलावा प्लेग की चुड़ैल, इसका 1902 में हुआ था प्रकाशन, 1902 में सरस्वती पत्रिका में। ओके, और प्लेग की चुड़ैल किसकी कहानी है? भगवान दास की कहानी है। 11 वर्ष का समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, 1903 में यह सरस्वती पत्रिका में छपती है। ओके, और जो दुलाई वाली है, बंग महिला की कहानी है, 1907 ईस्वी में यह सरस्वती पत्रिका में छपती है। तो याद रखना है, सिर्फ एक टोकरी भर मिट्टी जो माधवराव स्प्रे की कहानी है,
छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपती है। इसके अलावा प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली, ये तीनों कहानियां सरस्वती पत्रिका में छपती हैं। इसलिए यहाँ पर विकल्प 1 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानियों से संबंधित पात्रों का सही सुमेलन कीजिए। यहाँ पर कुछ प्रमुख कहानियां हैं, बताना है किस कहानी का कौन सा पात्र है। जैसे कि विशंभर पात्र है, क्या यह दुलाई वाली कहानी का पात्र है, माया दर्पण कहानी का पात्र है, आहुति का या फिर मिसपाल का। तो देखिए विशंभर पात्र है कहानी आहुति का, राइट। और आहुति कहानी किसकी है? ईलाचंद्र जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी है आहुति। ईलाचंद्र जोशी जो एक मनोविश्लेषण परक कहानीकार रहे हैं, ईलाचंद्र जोशी, उन्हीं की कहानी है आहुति, जिसका प्रमुख पात्र है विशंभर। दूसरे पात्र हैं यहाँ पर रणजीत। तो रणजीत है मिसपाल कहानी के प्रमुख पात्र। और मिसपाल कहानी किसकी है? मोहन राकेश की कहानी है। मोहन राकेश की कहानी का नाम है मिसपाल, जिसके प्रमुख पात्र हैं रणजीत। और तीसरा पात्र है यहाँ पर तरण, जो कि है माया दर्पण कहानी का प्रमुख पात्र, राइट। माया दर्पण कहानी का प्रमुख पात्र है तरण नाम का, और यह है निर्मल वर्मा की कहानी। निर्मल वर्मा की कहानी का नाम है माया दर्पण। और चौथा पात्र है नवल किशोर, जो दुलाई वाली कहानी का प्रमुख पात्र है नवल किशोर, और यह है बंग महिला की कहानी, राइट। बंग महिला की प्रमुख कहानी रही है दुलाई वाली, जिसका प्रमुख पात्र है नवल किशोर। तो इस तरह से ये संबंधित पात्र हो गए कहानियों से। अब आगे बढ़ेंगे हम। सेवानिवृत्त गजाधर बाबू का घर में खुद को मिसफिट पाने की कहानी का नाम बताना है। कौन सी कहानी है? क्या वापसी कहानी है, मछलियां, अर्धांगिनी, या फिर एक और नाम से ही कहानी जिसका नाम भी सेम है, वापसी। तो देखिए उषा प्रियमदा की एक कहानी है जिसका नाम है वापसी, और उस कहानी के प्रमुख पात्र हैं गजाधर बाबू, जो सेवानिवृत्त होने के बाद घर में आते हैं तो खुद को उस घर के माहौल के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाते और खुद को मिसफिट पाते हैं, राइट। उषा प्रियमदा महिला कहानीकार हैं और उन्हीं की कहानी है यह उषा प्रियमदा की वापसी कहानी, जिसके प्रमुख पात्र हैं गजाधर बाबू। इसके अलावा मछलियां कहानी भी उषा प्रियमदा की ही है। और नेक्स्ट है तीसरी अर्धांगिनी कहानी, यह है शैलेश मटियानी की। शैलेश मटियानी द्वारा लिखी हुई कहानी है अर्धांगिनी, जिसमें कुमाऊं अंचल के प्रवासी पुरुष और उसकी पत्नी का प्रेम चित्रण प्रस्तुत किया है। और ये जो चौथा विकल्प है यहाँ पर वापसी, तो वापसी नाम से सेम इसी नाम से जो उषा प्रियमदा ने कहानी लिखी है, उसी नाम से चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने भी कहानी लिखी है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी है यह वापसी, और इसमें इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को आधार बनाया है, दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानियों में स्थान रखने वाली प्रेम त्रिकोण की डायरी शैली में रची हुई कहानी का नाम बताना है। मित्रों मरजानी, मिसपाल, यही सच है, या फिर अर्धांगिनी। देखिए क्या लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानियों में स्थान रखने वाली प्रेम त्रिकोण की डायरी शैली में रची हुई कहानी कौन सी है? तो वह है मनु भंडारी द्वारा लिखी हुई कहानी यही सच है। विकल्प 3 सही उत्तर। ओके, मनु भंडारी की कहानी है यह, मनु भंडारी। ओके, महिला कहानीकार है मनु भंडारी। इसके अलावा जो यहाँ पर मित्रों मरजानी है वह कृष्णा सोबती की कहानी है, कृष्णा सोबती। और मिसपाल कहानी पहले भी मैंने बताया मोहन राकेश की कहानी है, मोहन राकेश द्वारा लिखी हुई कहानी का नाम है मिसपाल। और अर्धांगिनी अभी हमने देखा, अर्धांगिनी किसकी कहानी है? शैलेश मटियानी की, राइट, शैलेश मटियानी की।
तो मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती, मिस पाल मोहन राकेश, यही सच है मनु भंडारी की कहानी और अर्धांगिनी शैलेश मटियानी की। और यही सच है कहानी जो मनु भंडारी द्वारा लिखी हुई है, सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानियों में स्थान रखने वाली कहानी मानी जाती है, जिसमें प्रेम के त्रिकोण स्वरूप को डायरी शैली में रचा गया है। नेक्स्ट देखिए, अमरकांत की कहानी कौन सी है बताना है यहाँ पर। अमरकांत की कहानी क्या? जिंदगी और जोंक, डिप्टी कलेक्टर, दोपहर का भोजन या उपयुक्त सभी। तो आप समझ गए होंगे ये सभी कहानियां हैं। उपयुक्त सभी किसकी? अमरकांत की कहानियां, राइट। जिंदगी और जोंक जो बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, डिप्टी कलेक्टर भी, और दोपहर का भोजन तो आप सबने पढ़ रखी होगी अपने स्कूली दिनों में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 47 देखिए, निम्न कहानी पात्रों का सही सुमेलन करना है यहाँ पर। ओके, बताना है कि कौन सी कहानी का कौन सा प्रमुख पात्र है। कालीचरण, तो यह है पत्नी कहानी का प्रमुख पात्र। पत्नी कहानी का प्रमुख पात्र है कालीचरण। ओके, और मालती, मालती जो आगे की कहानी है ना, जो बाद में गैंग्रीन नाम से फिर प्रकाशित होती है, तो उसी कहानी का पात्र है मालती। ओके, और इसका पहले क्या नाम था? इस कहानी का रोज नाम था, गैंग्रीन कहानी का। और शामनाथ, शामनाथ है चीफ की दावत कहानी के प्रमुख पात्र। भीष्म साहनी की कहानी है ना यह, चीफ की दावत। और सुबोध, ये है जिंदगी और गुलाब, जिंदगी और गुलाब कहानी के प्रमुख पात्र हैं सुबोध, राइट। तो ये आपने याद रखना है। देखिए, इन कहानी के प्रमुख पात्र भी पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट प्रश्न है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही सुमेलन कीजिए। रानी केतकी की कहानी, ग्राम, उसने कहा था और तिरिच जैसी कहानियां यहाँ पर विकल्पों के माध्यम से दी हैं। बताना है कि कालखंड की दृष्टि से या प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भी यह हो सकता है सही प्रश्न बन सकता है, कौन सी कहानी पहले होगी, राइट। सही आरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए, विकल्प 1 होगा इन चारों विकल्पों में सही उत्तर। रानी केतकी की कहानी, यह इंशा अल्लाह खान द्वारा लिखी हुई कहानी है और हिंदी की प्रथम लघु उपन्यासिक कहानी इसे कहा जाता है ना। लघु उपन्यास भी इस कहानी को कहा जाता है। यह 1803 में प्रकाशित हुई थी। 1803 में हमारे सामने आई थी यह कहानी, इंशा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी। और दूसरे नंबर पर है ग्राम कहानी, जो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी मानी जाती है। ग्राम 1911 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी, 1911 में। और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, बड़ी ही चर्चित कहानी है यह। और 1915 में यह प्रकाशित हुई थी कहानी, 1915 में उसने कहा था। और तिरिच, यह उदय प्रकाश की बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1989, राइट। इस तरह से यह पहला विकल्प सही उत्तर ठहरता है। रानी केतकी की कहानी 1803, ग्राम 1911, उसने कहा था 1915 और तिरिच 1989। नेक्स्ट देखिए, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। यह कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? भीष्म साहनी ने, शिव प्रसाद सिंह ने, राजेंद्र यादव ने या फिर कमलेश्वर ने? तो देखिए जी, कमलेश्वर का यह कथन है नई कहानी के संदर्भ में कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, राइट। कहानियों का कहानीकारों से सही सुमेलन बताना है। कृष्णचंद्र की कहानी कौन सी है? देखिए, कृष्णचंद्र द्वारा लिखी हुई कहानी का नाम है जामुन का पेड़, राइट। तो आपको मैं यहां पर ऐसे कर देती हूं इनको, 3 4, ओके। अब कृष्णचंद्र की कहानी है जामुन का पेड़, यानी कि 1 का हो जाएगा यहाँ पर 3। और हरिशंकर प्रसाई, हरिशंकर प्रसाई की कहानी का नाम है 5 रुपए की आज़ादी, राइट। तो 2 का हो जाएगा यहाँ पर 4। और राजेंद्र यादव द्वारा लिखी हुई कहानी का नाम है जहां लक्ष्मी कैद है, इसलिए 3 का हो जाएगा 1 यहाँ पर। और कमलेश्वर की कहानी का नाम है, आप समझ गए होंगे, राजा निरंबसिया, तो 4 का हो जाएगा 2, ओके। इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 4
सही विकल्प हैं। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन एक नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से नहीं है? नई कहानी आंदोलन की प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं माने जाते हैं? ओके, तो देखिए, ज्ञान रंजन जो है कहानीकार, वे नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से नहीं माने जाते हैं, जबकि यहाँ पर लेखक त्रयी में आते हैं ये राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। लेखक त्रयी के नाम से इन्हें जाना जाता है। नई कहानी आंदोलन में लेखक त्रयी के नाम से जाने जाते हैं ये तीन कहानीकार, राजेंद्र यादव, राकेश यानी कि मोहन राकेश और कमलेश्वर। ज्ञान रंजन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम बताना है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा और शतरंज के खिलाड़ी तथा सदगति जैसी प्रेमचंद की कहानियों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, बड़े घर की बेटी, इस कहानी की बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था 1910 में, बड़े घर की बेटी का। और नमक का दरोगा का प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में, राइट। और शतरंज के खिलाड़ी, इस कहानी का प्रकाशन हुआ था 1925 ईस्वी में। और सदगति, मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है, उसका हुआ था प्रकाशन 1930 ईस्वी में। इसीलिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में विकल्प एक ही सही उत्तर होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी कहानी कहानीकारों का सही सुमेलन बताना है। राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, महीप सिंह और शैलेश मटियानी जैसे कहानीकारों के नाम है। बताना है कौन सी कहानी किस कहानीकार द्वारा लिखी हुई है। राजेंद्र यादव की बात करें तो इनकी कहानी रही है बड़ी ही प्रसिद्ध और चर्चित कहानी टूटना, जिसका प्रकाशन हुआ था 1966 ईस्वी में। राजेंद्र यादव द्वारा लिखी हुई कहानी टूटना का प्रकाशन। और निर्मल वर्मा की बात करें तो इनकी बड़ी चर्चित कहानी रही है परिंदे, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। और महीप सिंह की कहानी का नाम है दिल्ली कहाँ है, इसका प्रकाशन हुआ था 1985 ईस्वी में। और शैलेश मटियानी की कहानी का नाम है कोहरा। ओके, और कोहरा का प्रकाशन कब हुआ था? 1980 में, 1980 ईस्वी में, राइट। तो इस तरह से यही सही सुमेलन है कहानियों का। निम्न पात्रों को कहानियों से सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कहानियों के नाम दे रखे हैं और उन कहानियों से संबंधित प्रमुख पात्र बताना है, कौन सा पात्र कौन सी कहानी का है। प्रेमचंद की सभी कहानियां यहाँ पर प्रतीत हो रही हैं। ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, ईदगाह और कफन। हामिद किस कहानी का पात्र है? तो हामिद है प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का पात्र। ओके, हामिद, अमीना, आपने यह कहानी पढ़ी होगी, है ना। प्रमुख पात्र हैं हामिद और अमीना। और घीसू पात्र है जो कहानी है प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कफन। कफन कहानी का पात्र है घीसू। और भी इस कहानी में पात्र हैं जैसे कि माधव है ना, घीसू और माधव और बुधिया, ये तीन प्रमुख पात्र हैं कफन कहानी के। और जुम्मन शेख, जुम्मन शेख यह पात्र है आपके पंच परमेश्वर कहानी का, राइट। प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई पंच परमेश्वर, जिसका प्रमुख पात्र है जुम्मन। और अलगू चौधरी, समझू साहू, ये भी इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। जोखू और गंगी, ठाकुर का कुआं कहानी आपने पढ़ी होगी, राइट। जोखू और गंगी ठाकुर का कुआं कहानी के प्रसिद्ध पात्र हैं। प्रेमचंद की कहानियां हैं ये सभी, और ये प्रमुख पात्र भी इन्हीं कहानियों के हैं। आगे बढ़ेंगे। कहानी से संबंधित कथन देखिए। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश या निर्मल वर्मा। देखिए, ये आलोचक भी रहे हैं और साथ कहानीकार भी रहे हैं। तो बताना है कि आधुनिक नारी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है या किस कहानीकार का है, किस आलोचक का है। देखिए, कमलेश्वर का यह कथन है आधुनिक नारी के संबंध में, ठीक है। या आधुनिक नारी अब पूरी दुनिया अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। नेक्स्ट है, कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम बताना है। जन्म काल के अनुसार कि किसका पहले जन्म हुआ, राइट। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1912 ईस्वी में।
धर्मवीर भारती की बात करें तो इनका जन्म होता है 1926 ईस्वी में। और मनु भंडारी, इनका जन्म होता है 1931 में, 1931। और नरेंद्र कोहली का जन्म होता है 1940 ईस्वी में। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प एक ही सही उत्तर यहाँ पर तय होता है। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। ओके। प्रसाद के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्षानुसार सही क्रम बताना है। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो देखिए, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये सभी जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों के नाम हैं। छाया कहानी संग्रह की बात करें तो 1912 में यह प्रकाशित हुआ था, 1912 में। और प्रतिध्वनि, यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। और आकाशदीप हुआ था 1928 में। और आंधी की बात करें तो यह 1931 में प्रकाशन में आया था। और इंद्रजाल 1936 ईस्वी में। तो इस तरह से विकल्प एक ही यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्षानुसार सही क्रम ठहरता है ना। छाया कब आया था? 1912 में। प्रतिध्वनि 1926 में। आकाशदीप 1928, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। निम्न कहानियों को कहानीकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। प्रश्न है, जैसे गुंडा, सुकुल की बीबी, उसने कहा था, फूलों का कुर्ता और पाजेब जैसी कहानियां हमारे सामने हैं। बताना है कि कौन सी कहानी किस कहानीकार द्वारा लिखी हुई है। गुंडा कहानी है जयशंकर प्रसाद की, राइट। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई कहानी है गुंडा। ओके। और सुकुल की बीवी, यह कहानी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, यानी कि 2 का हो जाएगा यहाँ पर 4। और उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है, 3 का हो जाएगा 5। फूलों का कुर्ता, यह यशपाल की कहानी है। ओके। और पाजेब, यह है जिनेंद्र कुमार की चर्चित कहानी। ये सारी की सारी चर्चित कहानियां हैं। देखिए, आपने याद रखना है कि कौन सी कहानी किस कहानीकार की है। आगे बढ़ेंगे। तपेदिक के मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? देखिए, मन्नू नाम का एक प्रमुख कहानी पात्र है जो तपेदिक की मरीज रहती है। बताना है यह किस कहानी के चित्रित है यह कथा। मैं हार गई, जिंदगी और गुलाब, सुहागिनी या फिर बादलों के घेरे। तो तपेदिक की मरीज मन्नू की कहानी है बादलों के घेरे कहानी में। विकल्प 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ओके। और बादलों के घेरे यह किस कहानीकार की कहानी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, कहानियों का वर्ण्य विषय के साथ सही सुमेलन करना है, यानी कि जो वापसी कहानी है उसका वर्ण्य विषय क्या है, तीसरी कसम का क्या है। ओके। आंचलिक तत्व किस कहानी का वर्ण्य विषय है, बताना है। और पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता, नगरीय जीवन की त्रासदी का वर्णन किस कहानी में है। नारी स्वतंत्रता को कौन सी कहानी बयां करती है। देखिए, वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की, यह पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता की कहानी है वापसी। ओके, याद रखना है आपने, राइट। उषा प्रियमदा की वापसी कहानी पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता की कहानी है। एक का हो जाएगा 2। और तीसरी कसम रेणु की कहानी है ना, जिसे तीसरी कसम या फिर मारे गए गुलफाम के नाम से भी जाना जाता है। और इस कहानी में, यानी कि तीसरी कसम में, आंचलिक तत्वों को दिखाया गया है। आंचलिक तत्वों को बयां करती हुई कहानी है यह। और माया दर्पण, यह कहानी नारी स्वतंत्रता को बयां करती है। ओके। और परमात्मा का कुत्ता, यह कहानी नगरीय जीवन की त्रासदी का वर्णन करती है। तो 4 का हो जाएगा यहाँ पर 3। ओके, याद रखना है। आगे बढ़ते ही, क्या स्त्री होना कोई पाप है, यह संवाद किस कहानी का है। दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम या फिर परिंदे। क्या स्त्री होना कोई पाप है, बताना है। तो यह संवाद है आकाशदीप कहानी का। विकल्प 2 सही उत्तर। और आकाशदीप किसकी कहानी है?
आपको पता है ना। जयशंकर प्रसाद की कहानी है ना आकाशदीप, तो इसी में यह संवाद दिखाया गया है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है। प्रश्न 62 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है, जिसका वर्ण्य विषय है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। क्या उसने कहा था सिक्का बदल गया परिंदे या अमृतसर आ गया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बड़ी ही चर्चित कहानी रही है, उसने कहा था, राइट। और यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची हुई कहानी है। विकल्प एक सही उत्तर। इसी तरह कहानी पात्रों का सही सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए, बुद्धगुप्त किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप, उसी के प्रसिद्ध पात्र है बुद्धगुप्त, और साथ में चंपा भी है बुद्धगुप्त के साथ, राइट। और वंशीधर यह है नमक का दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र। और नमक का दरोगा किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। वंशीधर और आलोपीदीन, है ना, इस तरह से बहुत सारे पात्र हैं। आपने देखने इन कहानियों से संबंधित जितने भी पात्र बनते हैं महत्वपूर्ण, वो सारे। और सिरचन और मानू, ये हैं ठेस कहानी के प्रमुख पात्र। और खड़क सिंह हार की जीत कहानी आपने पढ़ी होगी, उसके प्रमुख पात्र रहे हैं खड़क सिंह, बाबा भारती, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? मनोविश्लेषणवादी कथाकार जैनेन्द्र तो है, इलाचंद्र जोशी भी हैं और अज्ञेय भी हैं। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। सुमेलित करना है कौन सी कहानी किस कहानीकार की है। देखिए, यहां पर जो यारों की यार कहानी है ना, वह है कृष्णा सोबती की कहानी। यारों के यार कृष्णा सोबती। और मछली मरी हुई, यह कहानी है राजकमल चौधरी द्वारा लिखी हुई, राजकमल चौधरी द्वारा। और सपाट चेहरे वाला आदमी, यह कहानी है दूधनाथ सिंह की, राइट। और कोसी का घटवार, यह प्रमुख कहानी है शेखर जोशी की। इस तरह से 1 2 3 और ये 4, यानी कि यारों के यार हो गए आपके कृष्णा सोबती, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, स्पाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह, और कोशी का घटवार शेखर जोशी की प्रमुख कहानी है। चलिए, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को, क्या ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी में, नीलम देश की राजकन्या कहानी में, बाहुबली कहानी में, या दृष्टि दोष कहानी में? तो देखिए, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, विकल्प ए सही उत्तर। इस कहानी में ही एक अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। कहानी संग्रह है यहाँ पर दिए हुए, शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन जैसे नाम हैं। तो देखिए, शरणार्थी कहानी संग्रह, यह कहानी संग्रह है अज्ञेय जी का, जो प्रकाशित हुआ था 1948 ईस्वी में। और परिंदे कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा का, जो 1960 में प्रकाशित हुआ, 1960 ईस्वी में। और कामरेड का कोट, यह प्रकाशित होता है 1993 ईस्वी में, 1993 में। और सृंजय एक कहानीकार रहे हैं, सृंजय, उन्हीं का यह कहानी संग्रह है। तथा डायन कहानी संग्रह है भीष्म साहनी का, जो 1998 ईस्वी में प्रकाशित होता है, राइट। किसका है डायन कहानी संग्रह? भीष्म साहनी का, भीष्म साहनी द्वारा लिखा हुआ। और शरणार्थी अज्ञेय का है और परिंदे निर्मल वर्मा का है। तो इस तरह से पहला विकल्प यहाँ पर सही होता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। प्रेमचंद की कहानियों के पात्रों के नाम बताने हैं, कौन सा विकल्प सही होगा? पंडित बुद्धिराम और अमीना, लहना सिंह और लपटन साहब, लतिका और डॉक्टर मुखर्जी, या हीरामन और हीराबाई? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं यहाँ पर विकल्प 1 में पंडित बुद्धिराम और अमीना, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पात्र हैं। जबकि लहना सिंह और लपटन साहब, यह हैं उसने कहा था कहानी के पात्र, उसने कहा था,
आपको पता है किसकी कहानी है? गुलेरी जी की कहानी है। और लतिका और डॉक्टर मुखर्जी, ये कहानी के पात्र हैं निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे के, है ना। निर्मल वर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी परिंदे, उसके पात्र हैं लतिका और डॉक्टर मुखर्जी। और हीरामन और हीराबाई रेणु की कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफोम। तीसरी कसम, उसी के प्रमुख पात्र हैं यह हीरामन और हीराबाई तीसरी कसम के। तो बस आपने याद रखना है। चलिए आगे। बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया हो। यह कथन किस कहानी का है? अमृतसर आ गया है, सिक्का बदल गया है, राजा निरंबसिया या उसने कहा था। तो देखिए, राजा निरंबसिया जो कमलेश्वर की प्रसिद्ध कहानी है, कमलेश्वर कहानीकार हैं यह, इन्हीं की कहानी है राजा निरंबसिया, जिसका यह प्रसिद्ध कथन है, राइट, कि बचन सिंह सिहर सा गया। कहानी का पात्र है यहाँ पर बचन सिंह। आगे देखिए, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान या फिर बांस? तो यहाँ पर होगा विकल्प 2, दुल्हन की डोली। ओके, सही उत्तर। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की बड़ी ही प्रसिद्ध आंचलिक पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानी है, जिसमें जो गाड़ीवान रहता है, तांगे जैसे गाड़ी चलाने वाला, वह कौन सा सामान न लादने की कसम खाता है? दुल्हन की डोली। चलिए आगे देखते हैं। कथन है कहानी से संबंधित कि कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए और काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव होना चाहिए, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में ये विचार किस लेखक के हैं? क्या राजेंद्र यादव के, जिनेंद्र कुमार के, यशपाल के या फिर इलाचंद्र जोशी के? तो देखिए जी, जिनेंद्र कुमार जो कहानीकार रहे हैं, उन्हीं के यह विचार हैं कहानी के विषय पे, जिनेंद्र कुमार के। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? क्या सरल और शांत लड़की थी, उदंत या उदंड यहाँ पर लिखा है, चंचल और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो गैंग्रीन कहानी है, जो पहले रोज नाम से लिखी गई थी अज्ञेय के द्वारा, है ना, तो उसमें जो मालती है वह बचपन में कैसी लड़की थी पूछा गया है। तो मालती थी एक उद्यत, चंचल और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की। विकल्प 2 सही उत्तर। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया क्या है? निर्मल वर्मा जो कहानीकार रहे हैं, उन्होंने ज्यादातर अपनी कहानियों में किस तरह की बातों को लिया है? क्या हताश, अलगाव, अकेलेपन और आत्मपरक नायकों को लिया है? नायकों की कहानियां बयां करती हैं, या प्रतिरोध और विद्रोह की कहानियां बयां करती हैं, या राष्ट्रीय चेतना उनमें पाई जाती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए, निर्मल वर्मा की कहानियों में ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा हताशा, निराशा, अलगाववाद, अकेलेपन और आत्मपरक नायकों की कहानियां देखने को मिलेगी। इस तरह की स्थितियों से जूझते हुए पात्र मिलेंगे निर्मल वर्मा की कहानियों में। ओके, जिनेंद्र की कहानियों के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं बताना है। क्या जुलेखा, वेंजलो और ईश्वर चंद्र, दीपा संजय और निशित, शिखा कपिल और वीजी, या फिर चौधरी पीरबख्श और बब्बर अली खां? तो जिनेंद्र की कहानियों के पात्र पूछे हैं, तो जुलेखा, वेंजिलो और ईश्वर चंद्र यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट। निम्न कहानियों का कहानीकारों से सही सुमेलन करना है। यहाँ पर इलाचंद्र जोशी की कहानी कौन सी है, भगवती चंद वर्मा की कहानी कौन सी है, और यशपाल की कहानी कौन सी है बताना है। ओके, तो इलाचंद्र जोशी की कहानी की बात करें तो इनके द्वारा लिखी हुई कहानी का नाम है दिवाली और होली। एक का हो जाएगा यहाँ पर 4। भगवती चंद वर्मा की कहानी का नाम है दो बांके, 2 का हो जाएगा 3। यशपाल की कहानी है मकरील, तो 3 का हो जाएगा 2। और उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी का नाम है, क्या नाम है, पिंजरा। इस तरह से 4 का हो जाएगा 1। ओके, तो आपने याद रखना है। पाक
यानी कि भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानियां कौन सी हैं बताना है। क्या पांडे बेचन शर्मा और की दोजख, या अज्ञेय की लेटर बॉक्स, या मोहन राकेश की मलबे का मालिक, या फिर विष्णु प्रभाकर की देशद्रोही। तो देखिए यहां पर ये सभी कहानियां हैं जो भारत पाक विभाजन पर आधारित हैं। उग्र की दोजख कहानी भी भारत पाक विभाजन पर आधारित है, लेटर बॉक्स भी जो अज्ञेय की है, मलबे का मालिक भी, और देशद्रोही विष्णु प्रभाकर की। ये सभी कहानियां क्या हैं? भारत पाक विभाजन पर आधारित हैं। सही उत्तर हो जाएगा ये सभी कहानियां। ओके, निम्न पात्रों को कहानियों के साथ सही मिलान करना है। देखिए यहां पर आनंदी किस कहानी का प्रमुख पात्र है, ओके बताना है। और यहाँ पर दीनदयाल, डॉक्टर जयपाल और शंकर जैसे पात्रों के नाम दिए हैं। आनंदी है बड़े घर की बेटी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है यह, उसी की पात्र हैं प्रमुख आनंदी। और दीनदयाल ये हैं जुलूस कहानी के पात्र, बिल्कुल सही है। और डॉक्टर जयपाल है मूठ कहानी के पात्र, और शंकर हैं आपके सवा सेर गेहूं के प्रमुख पात्र। ओके, प्रसाद की कहानियों के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं बताना है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों के प्रमुख पात्र पूछा है। आकाशदीप, आकाशदीप कहानी का प्रमुख पात्र है बुद्धगुप्त। ओके, और ममता, यह ममता कहानी की ही प्रसिद्ध पात्र है ममता। और पुरस्कार, पुरस्कार कहानी की पात्र है मधुलिका। और रूप की छाया, इसके प्रमुख पात्र हैं शैलनाथ। और ये सभी जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। ओके, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हिंदी कहानियों पर आधारित फिल्में, यानी कि हिंदी की ऐसी कहानियां जिन पर फिल्में बनी हैं। जैसे यही सच है, यही सच है मनु भंडारी की बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है, जिस पर रजनीगंधा नाम से फिल्म बनी है। ओके, यही सच है, इस पर रजनीगंधा नाम से फिल्म बनी है। चरणदास चोर, इस कहानी पर चरणदास चोर नाम से ही फिल्म बनी है। और विजय दान देथा की यह कहानी है, विजय दान देथा नाम है कहानीकार का। और दुविधा भी विजय दान देथा की ही कहानी है, जिस पर पहेली नाम से फिल्म बनी है। और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, यह रेणु की प्रसिद्ध कहानी है ना, जिसमें तीसरी कसम नाम से ही फिल्म बनी है। तो ये कुछ हिंदी कहानियां हैं जिन पर फिल्में भी बनी हैं। इसी से संबंधित प्रश्न देखिए, निम्न कहानियों का कहानीकारों से सही सुमेलन बताना है। तिरिया चरित्र किसकी कहानी है? तिरिया चरित्र नाम से लिखी है शिव मूर्ति ने कहानी। ओके, शिव मूर्ति ने लिखी है तिरिया चरित्र नाम से कहानी। तो तिरिया चरित्र यानी कि शिव मूर्ति एक का हो जाएगा यहाँ पर। 3 ग्रामोफोन, यह कहानी है हरि भटनागर की, 2 का हो जाएगा। 4 यस सर, यह कहानी है अजय डावरिया की, 3 का हो जाएगा यहाँ पर 1। और स्वीट होम, यह कहानी है उमाशंकर चौधरी की, यानी कि 4 का हो जाएगा 2। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दलित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ हिंदी दलित कहानीकारों के नाम हैं और उनके द्वारा रची हुई कहानियां, जैसे कि घुसपैठिए है ना, तो यह किसकी कहानी है बताना है। घुसपैठिए यह कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, तो यहाँ पर 1 का हो जाएगा 3। और सायरन कहानी है सत्य प्रकाश द्वारा लिखी हुई, 2 का 4। बिवाइयां कहानी है बिपिन बिहारी द्वारा लिखी हुई, 3 का 1 हो जाएगा। और जीन काठी या प्रसिद्ध कहानी है HR हरनोट द्वारा लिखी हुई, 4 का हो जाएगा 2। ओके, तो इस तरह से ये दलित कहानीकार और इनकी कहानियों का सही सुमेलन हुआ। आगे बढ़ेंगे, निम्न हिंदी कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। ओके, प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से टाइपिंग की है। उसने कहा था, यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा 1915 में प्रकाशित हुई थी, 1915 में, राइट, सरस्वती पत्रिका में।
यहाँ पे पत्रिकाओं के एक्चुअली नाम दे दिए गए हैं। और परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है जो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1957 में। और कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी चांद पत्रिका में। और शव यात्रा है किसकी कहानी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो 1998 में इंडिया टुडे में प्रकाशित हुई थी। एक्चुअली यहाँ पर होना था प्रकाशन वर्ष की जगह पत्रिकाओं के नाम, किस पत्रिका में कौन सी कहानी छपी थी। तो चलिए ऐसे भी सही है, आप ध्यान रखना कि उसने कहा था यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 1915 में छपती है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। और निर्मल वर्मा की परिंदे हंस पत्रिका में 1957 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी चांद पत्रिका में 1936 में प्रकाशित होती है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की शव यात्रा कहानी इंडिया टुडे पत्रिका में 1998 में प्रकाशित होती है। उदय प्रकाश की कहानियों का आरोही क्रम बताना है। यहाँ पर ये सभी की सभी उदय प्रकाश की कहानियां हैं। तिरिश, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास। उदय प्रकाश की प्रसिद्ध कहानी रही है तिरिश। इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1989 को यह प्रकाशित हुई थी, 1989 को। और पाल गोमरा का स्कूटर यह 1997 में प्रकाशित हुई थी, 1997। और पीली छतरी वाली लड़की यह 2001 में उदय प्रकाश की कहानी, और मोहनदास 2006 में। इसीलिए यहाँ पर विकल्प एक ही सही उत्तर होगा, राइट। निर्मल वर्मा की कहानियों का प्रकाशन वर्षानुसार सही आरोही क्रम बताना है। निर्मल वर्मा की कहानियां हैं सभी परिंदे, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। परिंदे का प्रकाशन हुआ था 1960 में, पिछली गर्मियों में 1968 1968, बीच बहस में 1973 में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। और कौवे और काला पानी 1983 में 1983। तो देखिए निर्मल वर्मा की ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं प्रकाशन वर्ष सहित और आरोही क्रम में, है ना। निम्न कहानी और कहानीकारों का सही सुमेलन करना है। हंसा जाई अकेला, यह किसकी कहानी है? मार्कंडे की कहानी का नाम है हंसा जाई अकेला। और कोसी का घटवार, यह है शेखर जोशी की कहानी, कोसी का घटवार। और बंद गली का आखिरी मकान, यह है धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कहानी। और कुहासा अमरकांत की बड़ी ही चर्चित कहानी रही है। इस तरह से यह हो गया इनका सही सुमेलन। और यदि बात करें इनके प्रकाशन वर्ष की भी, तो देखिए जो हंसा जाई अकेला है मार्कंडे की कहानी, वह 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1957 में। और कोसी का घटवार शेखर जोशी की, यह हुई थी आपकी 1958 में, 1958 में। और बंदगली का आखिरी मकान, यह धर्मवीर भारती की कहानी है 1969 में, 1969 में। और कुहासा जो अमरकांत की है 1983 में, 1983 में यह प्रकाशित हुई थी। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानीकार संजीव की कहानियों का प्रकाशन वर्षानुसार सही क्रम बताना है। देखिए प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ब्लैक होल और खोज, ये कहानियां हैं कहानीकार संजीव की, राइट। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो प्रेत मुक्ति 1991 में प्रकाशित हुई थी, 1991 में। और दुनिया की सबसे हसीन औरत यह 1993 में, 1993 में। और ब्लैक होल 1997, 1997। और खोज 1999। कहानीकार संजीव की यह प्रसिद्ध कहानियां हैं। विकल्प एक यहाँ पर भी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न कहानियों को कहानीकारों से सही सुमेलित करना है। यहाँ पर भी जिंदगी और जोंक, यह किसकी कहानी है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी है, अमरकांत की। भेड़िए किसकी कहानी है? शिव प्रसाद सिंह की कहानी का नाम है भेड़िए। और डेमोक्रेसिया, यह कहानी है असगर बजाहत की।
असगर बजाहत की प्रसिद्ध कहानी का नाम है डेमोक्रेसिया और अपहरण है रामदेव शुक्ल की कहानी का नाम। तो इस तरह से यह सही सुमेलन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महिला कहानीकारों का उनकी कहानियों के साथ सही सुमेलन करना है। बादलों के घेरे में, कितना बड़ा झूठ, गमे हयात ने मारा, सफेद कौवा और अन्वेषी जैसी कहानियां हैं। तो बताना है किसकी कौन सी कहानी है। बादलों के घेरे में यह कहानी है कृष्णा सोबती जी की। कृष्णा सोबती की कहानी है बादलों के घेरे में, 1980 की कहानी है यह, 1980 में। कितना बड़ा झूठ, यह कहानी है उषा प्रियंबदा की। कितना बड़ा झूठ नाम से 1972 की कहानी, 1972। और गमे हयात ने मारा, यह राजी सेठ की कहानी है। राजी सेठ महिला कहानीकार, 2006 ईस्वी की कहानी है, 2006 की। और सफेद कौवा, यह है मंजुल भगत की कहानी, राइट, 1986 में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी कि 1986 की यह कहानी है। और अन्वेषी मणिका मोहिनी की कहानी है, अन्वेषी नाम से। मणिका मोहिनी की कहानी अन्वेषी नाम से, 1986 ही इसका भी रचना वर्ष है या प्रकाशन वर्ष है। ओके, तो इस तरह से यह सही सुमेलन हो गया महिला कहानीकारों का उनकी कहानियों के साथ। अब देखिए, प्रकाशन वर्षानुसार मनु भंडारी की कहानियों का सही सुमेलन बताना है। यहाँ पर ये सभी मनु भंडारी की कहानियां हैं। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर। तो प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ पर आरोही क्रम में रखना है इनको। मैं हार गई, इस कहानी का प्रकाशन हुआ था 1957 में, और यही सच है 1966 में प्रकाशित हुई थी। और एक प्लेट सैलाब, यह कहानी 1968 में आई थी, 1968 में। और तीन निगाहों की एक तस्वीर, यह भी 1968 में ही प्रकाशित हुई थी। साथ में एक और कहानी है इनकी बड़ी प्रसिद्ध, जिसका नाम है त्रिशंकु। क्या नाम है? त्रिशंकु। मनु भंडारी की ही कहानी है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1978 में, 1978 में। ओके, तो इस तरह से आपने याद रखना है, मनु भंडारी की ये प्रसिद्ध कहानियां हैं। निम्न कहानियों को उनके पात्रों से सही सुमेलित कीजिए। शनिचरी, यशोधर बाबू, आचार्य चूड़ामणि और गजाधर बाबू जैसे पात्रों के नाम है। बताना है ये कौन सी कहानी के पात्र हैं। देखिए, शनिचरी, यह शिव मूर्ति सिंह की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसका नाम है कसाई बाड़ा। किसकी कहानी है यह? शिव मूर्ति सिंह की। कसाई बाड़ा की प्रमुख पात्र हैं शनिचरी और यशोधर बाबू। यह कहानी सिल्वर वेडिंग के प्रमुख पात्र हैं। यशोधर बाबू जो है आपके, किसकी कहानी? मनोहर श्याम जोशी की। मनोहर श्याम जोशी की कहानी है सिल्वर वेडिंग। और आचार्य चूड़ामणि, यह नालंदा पर गिद्ध, इस कहानी के प्रसिद्ध पात्र। जो कहानी है देवेंद्र की, देवेंद्र कहानीकार है, उनकी कहानी का नाम है, क्या नाम है? नालंदा पर गिद्ध। और आचार्य चूड़ामणि इसी कहानी के पात्र हैं। गजाधर बाबू, यह उषा प्रियंबदा की वापसी कहानी के प्रसिद्ध पात्र हैं, केंद्रीय पात्र हैं। उषा प्रियंबदा की कहानी है ना यह वापसी, तो उसी के पात्र हैं गजाधर बाबू। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रेम के अंतर्द्वंद्व को व्यक्त करती बेजोड़ कहानी कौन सी? जो प्रेम के अंतर्द्वंद्व को व्यक्त करती है, क्या एक बात और, गोमा हंसती है, यस सर, या फिर ग्रामोफोन? तो प्रेम के अंतर्द्वंद्व को व्यक्त करने वाली कहानी है एक बार और, राइट। और यह किसकी कहानी है? मनु भंडारी की। गोमा हंसती है, यह कहानी किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। मैत्रेयी पुष्पा की कहानी है गोमा हंसती है। और यस सर, यह कहानी किसकी है? अजय नावरिया की। अजय नावरिया कहानीकार की। और ग्रामोफोन है हरि भटनागर की कहानी। हरि भटनागर नाम है कहानीकार का।
और प्रेम के अंतर्द्वंद्व को दिखाया गया है एक बार और कहानी में, जो है मनु भंडारी की प्रसिद्ध कहानी। राइट। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्न कहानियों को कहानीकारों से सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर चूहेदानी, कसाई बाड़ा, रमजान में मौत और वांगचू जैसी कहानियों के नाम हैं। इनके कहानीकार कौन है बताना है। चूहेदानी यह कहानी है दूधनाथ सिंह की, और कसाई बाड़ा यह कहानी है शिव मूर्ति सिंह की। ओके। और रमजान में मौत यह कहानी है मंजूर एहतेशाम की। रमजान में मौत और वांगचू कहानी के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। तो ये इन कहानियों का सही सुमेलन था। और इस तरह से अब मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ, लेकिन अलविदा ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए। हम मिलते रहेंगे। नेक्स्ट में प्रश्नोत्तरी लाऊंगी आपके सामने नाटक से संबंधित। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं कामना करती हूँ एक बार फिर से कि आप सभी को नव वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।